गुड इवनिंग मेरे प्यारे धातुओं और धातुओं। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपनी अपनी अवस्था में ही होंगे। तो चलिए आज से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। जो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पूरा पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसके और उपयोग क्या होते हैं, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस था, क्रिस्टलीय ठोसों में हमने बताया था कि इनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और उनकी जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, दीर्घपरासी थी। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके अवयवी कण ऐसे किसी भी क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं। इनका कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है। इस तरीके से ये कहीं भी बिखरे हो सकते हैं। इस तरीके से इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं इनका कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है। ठीक, इसीलिए इनमें लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि वे ठोस जिनके अवयवी कणों का कोई भी निश्चित पैटर्न नहीं होता है उनको अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठीक, तो ये इसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे इनके लक्षण। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, हेडिंग लगाइए लक्षण। अक्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि इनकी कोई ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। ठीक है, इनकी कोई भी ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित ही नहीं होते हैं। जब निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे तो इनकी कोई संरचना भी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आप इनका दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो इनका गलनांक होता है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इनका गलनांक भी कैसा, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, क्यों निश्चित नहीं होता है? क्योंकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या करते हैं, जब इनको हम गर्म करते हैं तो पहले ये मुलायम होते हैं, इसके बाद द्रव अवस्था में बदलना शुरू करते हैं, इसीलिए इनका गलनांक भी निश्चित नहीं होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान देंगे। इसका क्या करते हैं, जो इनका शीतलन वक्र होता है, इनका शीतलन वक्र, इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, सतत होता है। हमने क्रिस्टलीय ठोस में पढ़ा था कि उनका शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता है, लेकिन इनका शीतलन वक्र कैसा होगा, सतत होता है। इनका शीतलन वक्र सतत होता है। अभी मैं आपको असतत और सतत शीतलन वक्र के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आप इनका चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि इनके अवयवी कणों की लघुपरासी व्यवस्था होती है। कैसी होती है, लघुपरासी व्यवस्था होती है। लघुपरासी व्यवस्था का मतलब है कि इनका जो एक पैटर्न होगा वो बहुत दूर तक फॉलो नहीं करेगा, थोड़ी दूर पर पैटर्न इनका जाएगा और इसके बाद वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि उनमें क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता था, एक निश्चित पैटर्न बहुत ही लंबी दूरी तक हम ले जा सकते हैं, अनंत काल तक ले जा सकते हैं। लेकिन इनका क्या होगा, निश्चित पैटर्न, जैसे कि हम ऐसे ऐसे ये चल रहा है इनमें, इसके बाद हो सकता है ये कुछ इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। तो इनमें कोई निश्चित पैटर्न बहुत लंबी दूरी तक नहीं होता, लघुपरास होता है इनमें। ठीक है, इसके बाद आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इनका काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो कि है इनमें समदैशिक प्रकृति पाई जाती है। कैसी होती है, समदैशिक
प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, समदैशिक प्रकृति का मतलब है कि इनकी प्रत्येक दिशा में, किसी भी दिशा में हम प्रकाश डालेंगे तो प्रत्येक दिशा में उसका अपवर्तनांक क्या आएगा, समान आएगा। जैसे कि हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस में देखा था कि प्रत्येक दिशा में उनका अपवर्तनांक अलग अलग आ रहा था, इनमें क्या होगा, इनकी प्रत्येक दिशा में अपवर्तनांक अलग अलग नहीं आता है, कैसा आता है, समान आता है। जैसे कि आप देखेंगे ये क्या होते हैं, इनमें कोई भी निश्चित ज्यामिति तो होती नहीं है, ये ऐसे ही क्या होते हैं, फैले रहते हैं। तो आप किसी भी दिशा में प्रकाश डालेंगे, इस दिशा में डालेंगे या फिर आप इस दिशा में डालेंगे, किसी भी दिशा में आप प्रकाश डालेंगे तो क्या पाएंगे कि हर दिशा में जो अपवर्तनांक आएगा वो समान आएगा। क्यों समान आएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे इनमें इस तरफ परमाणुओं की संख्या जितनी होगी इस तरफ भी हो सकता है उतनी ही हो या फिर ना हो। ठीक है, इस दिशा में इस तरफ बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि निश्चित पैटर्न ना होने की वजह से इनमें समदैशिकता पाई जाती है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों में क्या था, एक निश्चित पैटर्न था, उसमें कुछ अणु इस तरफ थे, कुछ अणु इस तरफ थे, इसीलिए सीधी दिशा में डालने पर अपवर्तनांक कुछ और आ रहा था और तिरछी दिशा में डालने पर अपवर्तनांक कुछ और आ रहा था। इसीलिए उनको बोला जाता था कि वो विषमदैशिक होते हैं और ये कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। इसके बाद आप इनका एक अगला पॉइंट और लिख सकते हैं जो कि है, आप इनका एक पॉइंट और अभी लिखेंगे, 5 हो गए हैं, 5 के बाद आप छठवां पॉइंट लिख सकते हैं कि इनको तेज धार वाले औजारों से काटने पर ये खुरदरे लिख सकते हैं आप, ये खुरदरी सतह वाले 2 पृष्ठों में बढ़ जाते हैं, 2 पृष्ठों में बट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों को, किसी को भी, लोहे को भी अगर हम काटेंगे तो उसके दोनों पृष्ठ जो होते हैं वो बहुत ही चिकने होते हैं, लेकिन अगर हम इनमें से किसी को भी काटेंगे, जैसे कि प्लास्टिक हो गया या फिर कोयला हो गया या फिर रबड़ हो गया, इनको हम काटते हैं तो इनकी सतह को आप ध्यान से देखेंगे, वो सतह कैसी होती है, खुरदरी हो जाती है, चिकनी नहीं होती है। तो इनका एक गुण ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप इसके नीचे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वहां पर याद नहीं रही थी एग्जाम्पल लिखाने की, मुझे डेफिनेशन में ही एग्जाम्पल लिखा देना चाहिए था, आप यहाँ पर भी इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप उदाहरण लिख लीजिए, इनके उदाहरण में आप लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे आप सबसे पहले लिख सकते हैं इनका रबड़ हो गया, ठीक है, कांच हो गया, रबड़ हो गया, कांच हो गया, कोयला हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होते हैं। ठीक, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। इसके बाद हम अक्रिस्टलीय ठोस के उपयोग और पढ़ लेते हैं, इसी में हम देखेंगे अब अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग क्या होते हैं। अब आप लिखिएगा उपयोग। ठीक है, तो उपयोग में अभी आपने सबसे पहले देखा था, जैसे कि एक हमारा कांच था, क्या था, नंबर 1 में आप लिखेंगे कांच। ठीक है, कांच का उपयोग कहाँ किया जाता है, कांच का उपयोग आप लिख सकते हैं खिड़कियां बनाने में, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है, इसका उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में भी होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रयोगशाला में लेंस बनाने में। ठीक, तो कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक भी एक क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। प्लास्टिक का उपयोग आप जानते हैं बहुत सारे घरेलू उपकरण बनाने में होता है। ठीक है, घरेलू उपकरण बनाने में हो गया, बाल्टी हो गई है, और भी बहुत सारी चीजें जो होते हैं वो सारे आजकल प्लास्टिक की ही बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक के बाद तीसरा आप लिख सकते हैं रबड़ का उपयोग लिख सकते हैं आप।
ठीक है। रबड़ का उपयोग कहाँ होता है? टायर बनाने में होता है। ठीक है, टायर हो गया है, ट्यूब हो गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? ट्यूब, टायर हो गया, ट्यूब हो गया, जूता चप्पल आदि बनाने में टायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस के लिए उपयोग हुआ है। हमने अक्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन देख ली, उसके गुणधर्म देख लिए और उसके उपयोग देख लिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग आपको लगानी है जो कि पेपर में पूछता ही पूछता है। आपके पेपर में ये वाली हेडिंग पूछता ही पूछता है, आप इसको जरूर करेंगे। हेडिंग्स है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। हेडिंग है आपकी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, आपको क्या करना है, अंतर लिखना है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे, एक तरफ क्रिस्टलीय के बारे में लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे अक्रिस्टलीय के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आप लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन से ही एक आप अंतर निकाल सकते हैं डेफिनेशन में। ठीक है, कि इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में, इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और इनके कैसे होते हैं, अनिश्चित क्रम में होते हैं। ठीक है, तो आप पूरा लिख लेना, मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना इसका मतलब? इसको आपको पूरा लिखना है कि इनके अवयवी कण अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। इनमें कैसी व्यवस्था होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक, देखिए मैं आपको एक बार बताऊं, आपने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के जो गुण लिखे हुए थे, उन्हीं गुणों के आधार पर आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, गुण को पढ़ना है और अंतर अपने आप से लिखना है। जब आप अपने आप से लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और एग्जाम में आप इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। इनमें दीर्घपरासी होती है तो इनमें कैसी होती है, लघुपरासी होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा क्या, इनमें लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इनकी दैशिकता वाला लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, ये कैसे होते हैं, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं ना, ये विषम दैशिक, ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। और ये कैसे होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो आप लिखेंगे ये समदैशिक, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक, तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर आप लिख सकते हैं इनके शीतलन वक्र वाला। कौन सा लिख सकते हैं आप, शीतलन वक्र वाला लिख सकते हैं। इनके शीतलन वक्र कैसे होते हैं बताइए, इनके शीतलन वक्र कैसे होते हैं, हाँ असतत होते हैं। इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। ठीक,
इनके असतत होते हैं तो इनके कैसे होंगे, सतत होंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे इनके शीतलन वक्र, इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं। ठीक, ये हो गए हैं। इसके बाद अगर आपको पांचवा पॉइंट भी लिखना है तो पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इनको तेज धार वाले औजार से काटने पर ये चिकनी सतह वाले दो पृष्ठों में बढ़ जाते हैं। तेज धार वाले औजार से जब काटेंगे तो इनकी दोनों पृष्ठों की सतह कैसी होगी, चिकनी होगी, और इनको तेज धार वाले औजार से काटने पर इनकी पृष्ठ कैसी होती है, खुरदरी होती है। ठीक है, इसके बाद छठवें पॉइंट में आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना हो लिखेंगे अंतर में एग्जाम्पल लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर भी हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है। लेकिन अभी मैं आपको क्रिस्टलीय ठोस पढ़ाने से पहले शीतलन वक्र के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये शीतलन वक्र क्या होता है, आप लिखेंगे शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, ठीक, ये शीतलन वक्र क्या होता है, देखिए जो भी ठोस होते हैं ना, ठोसों को जब हम ठंडा करते हैं, ठोसों को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर इनके टेम्परेचर और एक समय के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। टेम्परेचर और समय के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, उसी ग्राफ को बोला जाता है शीतलन वक्र। ठीक, जब हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर किस टेम्परेचर पर कौन सा ठोस ठंडा हो रहा है और ठंडे होने में कितना टाइम लग रहा है, तो ठंडा होने में जितना भी टाइम लगता है उसी के आधार पर एक ग्राफ खींचा जाता है, उस ग्राफ को ही कहा जाता है शीतलन वक्र। ठीक, जैसे कि अभी हम देखेंगे इनके क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र। किसका देखेंगे हम, क्रिस्टलीय ठोसों का देखेंगे पहले। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र देखते हैं। सबसे पहले हम इनका शीतलन वक्र क्या होगा, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर ये होता है टाइम। ठीक है, पूरा लिख दे रहा हूँ इसको, ये होता है टाइम और ये होता है टेम्परेचर। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 10 डिग्री होगा, यहाँ पर 20 डिग्री होगा, यहाँ पर 30 डिग्री होगा, यहाँ पर 40 डिग्री होगा, यहाँ पर 50 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम समय की बात करें तो यहाँ पर हम 5 मान लेते हैं, यहाँ पर हम 10 मान लेते हैं, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोसों को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि इनके गलनांक तक पहुंचाते हैं, तो एक निश्चित टेम्परेचर पर ये गलना शुरू करते हैं। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर ये गलना शुरू करेंगे तो ये तब तक गलित अवस्था में बदलेंगे जब तक कि पूरा का पूरा ठोस इनका द्रव में चेंज नहीं हो जाएगा। यानी कि जिस टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में बदलना शुरू करते हैं, ये उसी टेम्परेचर पर रहेंगे। उसी टेम्परेचर पर जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो वहां पर क्या होगा, उनका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद जो सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ है, उस द्रव को जब हम ठंडा करेंगे, उस द्रव को जब हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर भी क्या होगा, एक निश्चित टेम्परेचर पर जब वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा तो उस टेम्परेचर पर रुक जाएगा। ठीक है, द्रव ठंडा होना नहीं रुकेगा, टेम्परेचर रुक जाएगा। ठीक है, तो उस टेम्परेचर पर जब तक सारा का सारा द्रव सॉलिड में चेंज नहीं हो जाएगा उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या करेगा, ये लिक्विड जो था ये लिक्विड सॉलिड में बदलना स्टार्ट हो गया। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई लिक्विड सॉलिड में बदलना अगर स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा, ये यहाँ पर रुक जाएगा। तब तक 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जब तक कि सारा का सारा लिक्विड सॉलिड में नहीं बदल जाएगा। ये तब तक हमारा इसी अवस्था में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा। इसके बाद जब सारा का सारा लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा, इसके बाद इसका टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, तो ये इसका असतत वक्र होता है। इसी तरीके से जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर भी क्या होता है, जितने टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में बदलेगा उसी टेम्परेचर पर बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक कि सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा।
ठीक है। तो इसको बोलते हैं असतत, क्योंकि देखेंगे आप यहाँ पर रुक जा रहा है, फिर ये टेम्परेचर घटेगा, फिर रुक जाएगा, फिर क्या होगा, फिर इसका टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा, या तो सॉलिड में बदलेगा या फिर ये क्या करेगा, लिक्विड में बदलेगा। यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों का सीधा सीधा ये है कि जब तक कि सॉलिड से पूरा का पूरा लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर स्थायी रहेगा। फिर जब लिक्विड बदल जाएगा, वो लिक्विड जब तक पूरी तरीके से सॉलिड में नहीं बदलेगा तब तक टेम्परेचर स्थायी रहेगा। इसीलिए इनका जो टेम्परेचर होता है वो रुक रुक करके नीचे गिरता है। इसीलिए बोला जाता है कि क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र जो होता है वो कैसा होता है, असतत होता है। यहीं अगर हम बात करें, यहां पर हम देखते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र कैसा होता है। किसका, अक्रिस्टलीय ठोसों का। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनको जब ठंडा किया जाता है, या पहले सबसे पहले हम गर्म करें, गर्म करते हैं तो ये क्या होते हैं, पहले मुलायम होते हैं, और मुलायम होने के बाद फिर ये द्रव में बदलते हैं। यानी कि आधा सॉलिड मुलायम हो गया और वही आधा सॉलिड क्या करेगा, द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा। ये पूरे सॉलिड का वेट नहीं करता है, जितना बदला उतना ही द्रव में चेंज होने लगता है। इसीलिए इनका टेम्परेचर क्या होता है, लगातार परिवर्तित होता रहता है, रुक रुक करके नहीं चलता है। इसी तरीके से जैसे ही ये पूरा का पूरा द्रव, पूरा का पूरा सॉलिड जब द्रव में चेंज हो जाता है और उस द्रव को जब हम ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पर आधा द्रव क्या होगा, सॉलिड में बदलना स्टार्ट होगा, और आधा अभी द्रव अवस्था में ही कुछ सॉलिड में बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये सॉलिड में भी बदलता रहता है, और क्या होता है, ये लिक्विड में भी बना रहता है, लिक्विड में भी रहता है और सॉलिड में भी बना रहता है। इस तरीके से ये लगातार टेम्परेचर घटता रहता है इनका। अक्रिस्टलीय ठोसों का टेम्परेचर लगातार घटता रहता है, इसलिए बोला जाता है कि इनका अक्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़ना है हमें। तो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार क्या होते हैं, आप हेडिंग लगाएंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार लिख लीजिए आप, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस को उनके जो अवयवी कण होते हैं ना, उन्हीं अवयवी कणों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो इनके आप 4 प्रकारों के नाम लिख लीजिए, बाकी इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लास में। पहला होता है इनका आणविक ठोस, पहला होता है आणविक ठोस। दूसरा होता है आयनिक ठोस, दूसरा क्या होता है, आयनिक ठोस। एक आणविक ठोस हो गया, एक आयनिक ठोस हो गया, और तीसरा होता है इनका धात्विक ठोस। क्या होता है, धात्विक ठोस। ठीक, और एक जो होता है चौथा, उसको आप बोल सकते हैं सहसंयोजी, सहसंयोजी या सहसंयोजी या जालक ठोस। क्या बोलेंगे, जालक ठोस। ठीक, तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ये 4 प्रकार के ठोसों में इसको बांटा गया है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी या जालक ठोस। इनको हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये सब क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनके गुणधर्म होते हैं। तब तक आप पीछे का इन सारी चीज़ों को देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और उनको पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।